प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर आजकल बड़ी चर्चा है। राहुल गांधी को तो पीएम के गले मिलने से भी दिक्कत है, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कांग्रेस विदेश नीति को कबाड़ बता रही है। लेकिन आप देखिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद ब्लंडर पर ब्लंडर किए हुए हैं। नेहरू से लेकर इंदिरा, राजीव और मनमोहन सिंह तक कांग्रेस ने विदेश नीति में ऐसे ऐसे कांड किए हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं भूला। ऊपर से नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर अटैक करके राहुल गांधी और कांग्रेस खुद ही महा ब्लंडर कर रहे हैं, क्योंकि इस मोर्चे पर नरेंद्र मोदी ने जो काम कर दिया है उसका कोई तोड़ ही नहीं है बॉस। दुनिया भर के बड़े बड़े नेता हों या बड़े बड़े एक्सपर्ट हों, सब भारत की विदेश नीति का लोहा मानते हैं। आज पाठशाला के इस अध्याय में आपको बताऊंगा कि कैसे नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर अटैक करके राहुल गांधी बुरा फंस गए। जैसे एक वक्त में राहुल गांधी भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताकर फंस गए थे, अब वही हाल विदेश नीति पर हो गया इनका। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. संदीप जी का बयान था, वो गले नहीं उतरता है, उसे मैं अशोभनीय मानता हूँ। कल जो हरकत एलओपी ने किया राहुल गांधी ने, वो शायद सड़क छाप से ज्यादा नहीं। एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत की विदेश नीति के प्रति जो टिप्पणी की है, ऐसा अशोभनीय आचरण की कल्पना से परे था। कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते। नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने के चक्कर में राहुल गांधी ने कांग्रेस को ऐसा फंसाया कि उनके अपने साथ नहीं दे रहे। कांग्रेस उझरा के रह गई। जैसे नहीं होता है कई बार इतना फंस जाए तार कि छुड़ाते रहिए, छूटता नहीं है, वैसा वाला हाल हो गया है। पहले आप सुनिए बीजेपी के नेता अब इस पर क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी के अपनों ने कैसे साथ छोड़ दिया है। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत की विदेश नीति के प्रति जो टिप्पणी की है, वो अत्यंत निम्न स्तरीय और निंदाजनक तो है ही, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पीड़ा देने वाली भी है। क्योंकि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने किसी भी नेता प्रतिपक्ष को, चाहे वो सुषमा जी व अरुण जेटली जी रहे हों, अथवा अटल जी और अडवाणी जी रहे हों, अथवा अटल जी की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी रही हों, ऐसा अशोभनीय आचरण की कल्पना से परे था। एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है। दोनों कांग्रेस के वो नेता जिनकी परिवार की महिलाएं उच्च पदों पर रही, वो एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ओछी टिप्पणी करें तो महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है दिखती है। देखिए, राहुल गांधी तो पहले भी बहुत कुछ अनाप शनाप बोले हैं, लेकिन आज की डेट में प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, वो सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, वो देश के नेता प्रतिपक्ष है। और इसीलिए जो थूथू हो रही है, जो छीछा लेदर हो रही है, उसमें हर आदमी यही कह रहा है कि यार इतने तरह की पॉलिटिक्स देख लिए, इतना वाद विवाद सब होता था, अलग अलग राइवलरी होती थी, लेकिन इस तरह का नेता प्रतिपक्ष कभी नहीं देखा। राहुल गांधी का रवैया अगर यही रहेगा और वो किसी के पद की गरिमा नहीं रखेंगे तो फिर विरोधी भी क्यों लिहाज रखेंगे भाई? क्योंकि राहुल गांधी बार बार भूल जाते हैं कि उनके पास नेता विपक्ष का पद है और प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी आपत्तिजनक बातें करते रहते हैं जो उनके पद को भी शोभा नहीं देता और पीएम के पद की गरिमा के हिसाब से तो नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री को खींच के ले आए, इससे दो देशों के संबंध खराब हो सकते हैं। अब राहुल गांधी को भले इसकी समझ हो ना हो, लेकिन दूसरे तो समझते हैं कि इस स्तर पर राजनीति नहीं जानी चाहिए। और इसलिए आप देखिए कि खुद इंडी गठबंधन वाले राहुल गांधी की बातों से परेशान हो गए। भाई राहुल गांधी इतना रायता फैला देते हैं कि समेटिए तो समेटाता नहीं, लसड़ा जाता है।
कांग्रेस के मंच से राहुल गांधी के सामने संदीप दीक्षित ने इटली की पीएम मेलोनी पर अभद्र टिप्पणी की। राहुल गांधी ने रोका नहीं, कहा कि मैं यहां तक नहीं पहुंचा हूं। सब हा 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 कर रहे थे। वहां उस मंच पर राहुल गांधी थे, संदीप दीक्षित थे, लेकिन ऑडिटोरियम में बहुत सारी कांग्रेस की महिलाएं थी, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत थी। सब ही कर रहे थे, हंस रहे थे। किसी को जरा नहीं लगा कि भाई किसी महिला के बारे में ऐसी बात हो रही है मंच से। सबको मजा आ रहा था। राहुल गांधी ने कहा कि अभी वो वहां तक नहीं पहुंचे, यानी क्या राहुल गांधी आगे जाकर खुद भी इस तरह के कमेंट करने वाले हैं? अब कांग्रेस के सहयोगी दल असहज हो रहे हैं, उनसे भी पूछा जा रहा है। कांग्रेस के अंदर भी इस हरकत को लेकर आवाजें उठ रही हैं। तारिक अनवर जैसे नेता कह रहे हैं कि संसदीय और मर्यादित आचरण का ध्यान रखना चाहिए। आरजेडी के नेता मनोज झा खुलकर इसकी निंदा कर रहे हैं। मनोज झा कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। विदेशी महिला प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। जो संदीप जी का बयान था वो गले नहीं उतरता है, उसे मैं अशोभनीय मानता हूं। सवाल सिर्फ है किसी हेड ऑफ द स्टेट का नहीं है। एनी वुमेन जो आपके वक्तव्य का उपहास का पात्र बने, ये उचित नहीं है। अगर हमारी तरफ से उसी प्रकार की भाषा का मिलती जुलती भाषा का इस्तेमाल होगा तो ये सार्वजनिक जीवन लोक भाषा के जो संदर्भ के विपरीत जाता है। जब राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ये सब कर रहे थे, इटली की पीएम मेलोनी का नाम बेवजह घसीटा जा रहा था, एक महिला का अपमान हो रहा था, तो वहां हॉल में मौजूद कांग्रेस से जुड़ी महिलाएं हंस रही थी। आप देखिए, पूरे कार्यक्रम में तालियां मारी गई, हंसी मजाक चल रहा था। कार्यक्रम में शामिल महिलाएं हंस हंस कर तालियां बजा रही थी। राहुल गांधी जब कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी रात को सोता नहीं है और इसके कुछ हिडन मायने हैं, तो ये लोग जो है मुंह ऐसे करके हंस रही थी। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से। आप सोचिए, ये हाल है इस वक्त कांग्रेस के अंदर। महिलाओं को भी नहीं लग रहा कि एक महिला के लिए ऐसी बात कही जा रही है। आप देखिए कि पाकिस्तान का नाम लेकर राहुल गांधी पीएम मोदी को घेर रहे हैं, जबकि यह बात राहुल गांधी भी जानते हैं कि भारत की विदेश नीति यही है कि भारत किसी के झगड़े में नहीं पड़ता। भारत का न्यूट्रल स्टैंड रहता है। दोनों देशों के युद्ध में भारत हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर देता है, मध्यस्थता में धीरे सामने से जाकर नहीं पड़ता। और इसे आप ऐसे समझिए कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अमेरिका और ईरान की लड़ाई चल रही है, इजराइल और मुस्लिम देशों की लड़ाई चलती आ रही है। ये सब वो युद्ध हैं या विवाद हैं जिसे लेकर दुनिया यह मान चुकी है कि भारत अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन भारत किसी भी युद्ध में मध्यस्थ के तौर पर नहीं पड़ा, डायरेक्ट बातचीत में नहीं पड़ा। यह भारत की कूटनीति का स्टाइल है। भाई, अमेरिका कहता रह गया कि रूस का साथ छोड़ दो, यूक्रेन के साथ आके खड़े हो जाओ, नेटो देशों के साथ खड़े हो जाओ। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा बॉस, और जहां जरूरत पड़ी अपने दोस्त रूस की मदद भी की, स्टैंड लेने की जहां पर बात आई। यूक्रेन से भी बात की, यूक्रेन की भी मदद की। सेम चीज भारत ने, आप देखिए, इजराइल से भी दोस्ती निभाई, ईरान को भी मदद की पेशकश की। और यही नतीजा है कि इजराइल तो दोस्त है, ईरान के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हां हम भी आएंगे ब्रिक्स में। राहुल गांधी को यह समझ में नहीं आता तो उनको पढ़नी होगी विदेश नीति। और राहुल गांधी जिस पाकिस्तान के मुरीद हो रहे हैं, अरे वो भिखमंगा देश, उसे अमेरिका की जरूरत है, उसे ट्रंप के तलवे चाटने हैं, इसलिए वो ट्रंप की सनक के बावजूद मध्यस्थता के लिए हाथ पैर मार रहा है। यह उसकी मजबूरी है। भारत की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। भारत दो पक्षों के बीच मध्यस्थ वाला गेम जो है उससे भी बड़ा गेम खेलता है। भारत विकसित देशों और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच ब्रिज बनाने का काम करता है। यह है पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की ताकत। पर राहुल गांधी समझें तब तो। उनको नरेंद्र मोदी से ऐसी चिढ़ हो गई है कि उनको हर चीज फेल बताना है। आप देखिए इन्होंने नैरेटिव कैसे सेट किया। पहले ये लोग कहते थे कि मोदी कितना विदेश जा रहे हैं, फिर देखे कि पब्लिक पे इफेक्ट नहीं पड़ा, तो अब ये कहे कि मोदी गले क्यों मिलते हैं। इसी तरीके से इन्होंने देश की इकोनॉमी को बता दिया था कि यह ढेले भर की इकोनॉमी नहीं है, डेड इकोनॉमी है, जो कि दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बनी हुई है लगातार इतने युद्ध के बावजूद। तो जिस आदमी को ना इकोनॉमी की समझ आ रही है कि इकोनॉमी कहां जा रहा है, जिसको ना विदेश नीति की समझ आ रही है कि विदेश नीति में हो क्या रहा है, वो सबको सर्टिफिकेट बांट रहा है। राहुल गांधी ऐसा दिखा रहे हैं जैसे किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से गले मिलना गलत बात है, जबकि गले मिलना भी डिप्लोमेसी का एक टूल माना जाता है।
इससे नेताओं की क्लोजनेस का पता चलता है, साथ ही दो देशों के बीच कैसे संबंध हैं यह भी दुनिया को मैसेज जाता है। विदेश नीति में हर एक चीज बेहद बारीकी से देखी पढ़ी जाती है, चाहे बॉडी लैंग्वेज हो, हैंडशेक हो, सबका कुछ ना कुछ मतलब निकाला जाता है। आपने ट्रंप के हैंडशेक के तरीकों के बारे में सुना ही होगा, देखा होगा कि ट्रंप कितने जोर से हैंडशेक करते हैं। ट्रंप अपने सामने वाले नेता का हाथ खींचकर अपनी तरफ लाते हैं ताकि वो खुद को पावरफुल साबित कर सके। हालांकि इसकी आलोचना भी होती है, लेकिन लंबे समय से बड़े बड़े नेता अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इस तरह की चीजें करते रहे। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय नेता सौम्य तरीके से हैंडशेक में विश्वास रखते हैं, इसे एक दूसरे के प्रति सम्मान के नजरिए से देखा जाता है। लेकिन पीएम मोदी ने हग डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया और इसकी शुरुआत अगस्त 2014 से ही कर दी थी, जब पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को गले लगाया था। फिर 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से भी इसी तरह मिले थे। मुझे तो आश्चर्य इस बात से है कि पीएम मोदी जिनसे मिल रहे हैं गले, उनको दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी को दिक्कत है कि काहे गले मिल लिए। आज की डेट में अगर भारत का दुनिया में यह कद है कि वो सबसे नजरें मिलाकर, गले मिलकर अपने हिसाब से बातें कर रहा है, तो राहुल गांधी को दिक्कत क्या है भाई? पीएम मोदी की हग डिप्लोमेसी की दुनिया में चर्चा होती है, कई वर्ल्ड लीडर्स इसकी तारीफ करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पीएम मोदी के गले लगाने को बहुत विशेष बता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इससे अपनापन महसूस होता है। आप सुनिए नेतन्याहू को। Prime Minister Modi's personal embrace is something special. It's called the Modi hug. It's well known around the world. And when you hug someone closely, truly, you know it's not an act. It's a real thing. It's called the Modi hug. So I want to return the hug here too from every single one of the Knesset members. कई बार ऐसा लगता है कि शायद राहुल गांधी इस फ्रस्ट्रेशन में भी हैं कि पिछले कई सालों से उनके अलग अलग बयानों के मजाक बनते रहे। उनकी छवि जो है वो सीरियस नेता की नहीं रही और इसलिए कांग्रेस और राहुल गांधी का इकोसिस्टम मिलकर यह प्रयास कर रहा है कि हम कैसे यह साबित कर दें कि नरेंद्र मोदी सीरियस नेता नहीं। लेकिन उनको जो चीजें मिल रही हैं उससे वो दाव उल्टा पड़ जा रहा है, क्योंकि इस देश में कोई विदेश नीति को हग देने से तय करेगा, यह तो अलग लेवल की सोच हो गई भाई। नरेंद्र मोदी की जिस विदेश नीति को राहुल गांधी और कांग्रेस कबाड़ बता रहे हैं, उसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, वो भी आज कांग्रेस और राहुल गांधी को सुनना चाहिए। मैंने कहा ना, यह अध्याय स्पेशली राहुल गांधी के लिए खोला हूं, कम से कम उनको विदेश नीति में पासिंग मार्क्स तो आए। एक इंटरव्यू में दुनिया के जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट और ऑथर इयान ब्रेमर ने भारत की ग्लोबल पोजीशन के बारे में क्या कहा था, आप देखिए, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि पीएम मोदी की डिप्लोमेसी ने भारत को कितना मजबूत बनाया है बीते सालों में। अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट इयान ब्रेमर कहते हैं कि वो भारत को अहम देश मानते हैं क्योंकि भारत के पास दुनिया भर के देशों के साथ असरदार ढंग से काम करने के लिए विकास और भौगोलिक स्थिति दोनों ही खूबियां हैं। भारत एक बहुत ही गजब का देश है क्योंकि वो क्वाड का भी हिस्सा है, जापान से उसके अच्छे संबंध हैं, इसके साथ ही अमेरिका के साथ उनकी मजबूत रणनीतिक साझेदारी है और अब बहुत सारी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं। इयान ब्रेमर ने कहा कि चीन नहीं बल्कि भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है। चीन देशों को उधार देकर उन पर प्रेशर डालता है। बहुत सारे देशों को चीन की जरूरत तो होगी, लेकिन वो अब चीन पर भरोसा नहीं करते। हालांकि ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देश भारत पर भरोसा करते हैं। भारत G20 की अध्यक्षता भी करता है और भारत G7 और ग्लोबल साउथ के बीच ब्रिज का भी काम करता है। पीएम मोदी ने काफी हद तक चीन के साथ भी संबंधों में स्थिरता बनाई है। बॉर्डर पर तनाव पहले से कम हुआ है। इन सब वजहों से भारत एक मजबूत देश है। बाकी देश भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत जिस स्केल पर यह काम कर रहा है वो बहुत ही इंप्रेसिव है। ये इयान ब्रेमर कह रहे हैं जो दुनिया भर में विदेश नीति की तगड़ी समझ रखने वालों में से गिने जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया कबाड़ है तो कबाड़ है। इयान साहब को समझ में नहीं आ रहा होगा। राहुल गांधी जिस विदेश नीति को बर्बाद बताते हैं, यह वही विदेश नीति है जिसकी वजह से भारत फांसी के फंदे से अपने लोगों को बचा कर ले आता है और यह काम नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। मैं आपको याद दिलाता हूं, साल 2023 में कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस घटना को लेकर कहा गया था कि अब देखते हैं मोदी की डिप्लोमेसी का टेस्ट है, क्या कर पाते हैं मोदी। इस मामले को खुद पीएम मोदी ने संभाला था। पर्सनली कतर के आमिर से बात की थी।
पीएम मोदी ने इस मामले को सुपरवाइज करने के लिए एनएसए अजीत डोभाल को लगाया था, जिन्होंने कतर के अधिकारियों से बातचीत की। पीएम मोदी की डिप्लोमेसी का नतीजा यह हुआ कि कतर ने न सिर्फ 8 भारतीयों की फांसी की सजा टाल दी, बल्कि उन्हें छोड़ने तक का फैसला किया। साल 2024 में 8 में से 7 भारतीय सुरक्षित भारत वापस लौट आए। दुनिया हैरान थी बॉस कि क्या ही मोदी ने गजब की डिप्लोमेसी दिखाई है। राहुल गांधी के हिसाब से कुछ विदेश नीति फेल है। नरेंद्र मोदी ने फोन किया कतर के आमिर को, कहा कि एक काम कीजिए, फांसी टाल दीजिए और इनको छोड़ दीजिए। और कतर के आमिर ने कहा कि हां बॉस, आपकी विदेश नीति फेल है, ऐसे में तो बनता है आपकी बात को मानना। राहुल गांधी के लॉजिक से तो यही हुआ होगा। आप यह भी ध्यान दीजिए कि इतना बड़ा काम एक दिन में नहीं हो जाता कि नरेंद्र मोदी ने फोन किया और उधर से मान गए। यह रिश्ता बनाना पड़ता है। इस तरह के कूटनीतिक रिश्ते बनाने के लिए मेहनत लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति में पर्सनल लेवल पर जाकर जो काम किया, तब जाकर आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। और आप देखिए कि कैसे यह काम हुआ। जिस मिडिल ईस्ट को भारत ने एक तरह से छोड़ रखा था कांग्रेस के राज में, वहां पर पीएम मोदी ने फोकस किया। 2014 से 2026 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के देशों की करीब 24 यात्राएं की बॉस, 24। पीएम मोदी ने यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत की लगातार यात्राएं की। यूएई के साथ पीएम मोदी साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए। साल 2022 में यूएई के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ। साल 2019 में सऊदी अरब के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल पर एग्रीमेंट साइन किया गया। साल 2024 में कतर के साथ एलएनजी को लेकर 20 साल की अवधि का समझौता हुआ। साल 2024 में ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल का समझौता हुआ। साल 2026 में इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ। I2U2 के तहत यूएई, इजराइल, अमेरिका के साथ डील की गई। क्या यह सिर्फ गले मिल जाने से हो जाता है? सालों की मेहनत है। और बॉस, ये याद रखिए कि यह वो इलाका है जहां इजराइल भी है। एक समय था जब इजराइल को लेकर भारत की विदेश नीति अलग चलती थी। इजराइल के नाम से पहले की सरकारें पीछे हट जाती थी, लेकिन पीएम मोदी ने इजराइल के साथ संबंध मजबूत किए। पहले की सरकारों को लगता था कि अगर इजराइल से सट गए तो फिलिस्तीन से दूर दिख जाएंगे, और फिलिस्तीन से दूर दिख गए तो यहां मुस्लिम वोटर हमसे चिटक जाएगा। इस चक्कर में इजराइल जैसे दोस्त को भारत छोड़कर चल रहा था। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जो 2017 में इजराइल के दौरे पर गए। पीएम मोदी बाद में भी इजराइल के दौरे पर जाते रहे, जबकि पहले की सरकारें इजराइल से दूरी बना के रखती थी कि यहां का मुस्लिम वोटर ना नाराज हो जाए। यह आपकी विदेश नीति थी कि मुसलमान का वोट लेने के लिहाज से आपकी विदेश नीति तय हो रही है, और आप बता रहे हैं कि दूसरा विदेश नीति कैसे तय कर रहा है और चला रहा है। आज की डेट में भारत और इजराइल की डिफेंस पार्टनरशिप नेक्स्ट लेवल पर है। और जिस मिडिल ईस्ट की बात होती है, जहां इजराइल के सारे दुश्मन बैठे हैं, उन देशों से भी नरेंद्र मोदी की दोस्ती चल रही है, भारत की दोस्ती चल रही है। और ऐसा नहीं कि इजराइल से भारत की दोस्ती नहीं है। इजराइल पहले भी भारत को हर बार मुश्किल वक्त में मदद करता रहा है, लेकिन पहले की सरकारों ने दूसरे देशों की नाराजगी के डर से इजराइल को वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जो पीएम मोदी दे रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत की विदेश नीति में यही बदलाव किया है। इजराइल के साथ रिश्ते मजबूत किए तो मुस्लिम देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाया। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि तुम्हारी मेरी दोस्ती, किसी और के साथ मेरी दोस्ती होगी या नहीं होगी, इस पर तय नहीं होना चाहिए। इजराइल को क्लियर मैसेज है कि आपसे दोस्ती है, आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है मिडिल ईस्ट को छोड़ देंगे। और मिडिल ईस्ट को मैसेज है कि आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ व्यापार करेंगे, रिश्ते बनाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है इजराइल को छोड़ देंगे। यह वो विदेश नीति का तरीका है जो पहले की सरकारें नहीं कर पाई। और राहुल गांधी गाली दे रहे हैं, टॉन्ट कस रहे हैं कि इस आदमी को कुछ आता नहीं है। आप यह भी देखिए कि पीएम मोदी ने अपनी विदेश नीति से उन देशों तक भारत की रीच को बढ़ाया जहां दशकों तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री जाता नहीं था। भाई, ऑस्ट्रेलिया 2014 में यात्रा की, 28 साल बाद कोई भारत का पीएम वहां गया था। यह थी कांग्रेस की विदेश नीति कि ऑस्ट्रेलिया जैसे महत्वपूर्ण देश को भूल गए आप, 28 साल से कोई जाइए नहीं रहा है। इजराइल 2017 में दौरा किया, पीएम, किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा थी। पोलैंड 2024 में यात्रा की, 45 साल बाद कोई भारतीय पीएम गया।
नॉर्वे 2026 में दौरा किया, 43 साल बाद कोई भारतीय पीएम वहां गया। फिलीपींस 2017 में दौरा किया, 36 साल बाद कोई पीएम वहां गया। गुयाना 2024 में मोदी वहां गए, 56 साल के बाद कोई पीएम वहां गया। आयरलैंड 2015 में दौरा किए, 60 साल बाद कोई भारतीय पीएम वहां पहुंचा था। अरे वो छोड़िए बॉस, यूएई, इतना महत्वपूर्ण देश, 2015 में नरेंद्र मोदी ने दौरा किया, 34 साल बाद कोई भारतीय पीएम 2015 में वहां जो है वो गया था। यह थी कांग्रेस की विदेश नीति कि वो लोग ही भूल जाएं कि हां ये हमारा दोस्त भी है भारत। पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, ये कुछ तस्वीरों से भी आपको बताता हूं। पीएम मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों में सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है, उस पे भी ये लोग नाटक करते हैं कि जाते हैं अवार्ड खरीद के आते हैं। अरे आप भी खरीद लेते, आपको किसी ने मना किया था? जो भी देश पीएम मोदी को सम्मानित करता है वो भारत से प्रभावित होता है, भारत की नीतियों से प्रभावित होता है, भारत का महत्व समझता है और तभी पीएम मोदी को सम्मानित करता है। 30 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं अलग अलग देशों के नरेंद्र मोदी को। तो क्या ये नरेंद्र मोदी व्यक्ति को मिल रहे हैं? ये भारत के प्रधानमंत्री को मिल रहे हैं? नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और आर्थिक नीति का ब्लेंड ऐसा है कि दुनिया को भारत की जरूरत महसूस हो रही है, तो वो सम्मानित कर रहे हैं। जिसको जैसा लग रहा है कि कैसे सामने वाले को खुश किया जाए वो कर रहा है। राहुल गांधी पॉलिटिकली जो मुद्दे उठाना चाहें जरूर उठाएं, लेकिन जब भी वो मर्यादा की सीमा लांघेंगे, इस तरह की चीजें करेंगे, तो वो ये भूल जाते हैं कि उनके खुद के परिवार का इतिहास इतना भयावह है कई बार कई चीजों में कि वो फाइलें खुलेंगी तो और उनके लिए शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। हम तो लिमिट में बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे तो लोग ऐसी ऐसी तस्वीरें डाल रहे हैं इनके परिवार की कि क्या ही बताया जाए। आजकल जेनजी की बड़ी बातें हो रही हैं, जेनजी को लेकर गजब की पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन यहां हर कोई जेनजी को लेकर पॉलिटिक्स में उलझा है। उधर जेन अल्फा अलग से गदर मचा रही है। जेन अल्फा वो जनरेशन है जो जेनजी के बाद आई है और इस जनरेशन के 10-10 साल के बच्चे अब अपनी बेसिक डिमांड्स को लेकर सवाल कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। कहीं टीचर्स की कमी, कहीं क्लासरूम की स्थिति, कहीं पर स्कूल की बेसिक फैसिलिटी, इन सब छोटी छोटी डिमांड को लेकर ये छोटे छोटे बच्चे अब अपनी बात कह रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, कहीं पर सड़क पर उतर रहे हैं, कहीं पर डीएम आवास तक पहुंच गए। इस जनरेशन अल्फा ने क्या गजब कर दिया है, आपको ये देखना चाहिए। अगर आपके पास जाते तभी आप यही सुविधा रखते क्या? एक बेंच नहीं है तो बच्चे कैसे काम करेंगे? घुटनों में रखकर काम करते हैं बच्चे और उनमें कहते हैं मैम, सर कहते हैं सीधे बैठो। जेन अल्फा की क्रांति हिला दिया सिस्टम। यह आवाज किसी राजनीतिक दल की नहीं है, यह किसी ट्रेड यूनियन का नारा नहीं है। यह आवाज है देश की उस पीढ़ी की जिसे जेन अल्फा कहा जाता है। 2010 के बाद पैदा हुई वो पीढ़ी जो स्मार्टफोन और इंटरनेट के दौर में आंखें खोल चुकी है। सालों से देश के सरकारी स्कूलों का ढांचा जर्जर था, कागजों पर बजट बनते रहे, योजनाएं छपती रही, लेकिन जमीन पर कक्षा की छतें गिरती रहीं और शिक्षकों की कुर्सियां खाली रहीं। पुरानी व्यवस्था मानकर बैठी थी कि गांव देहात के बच्चे चुपचाप सब सह लेंगे, लेकिन सिस्टम एक चीज भूल गया, ये पीढ़ी सहने के लिए नहीं, सवाल पूछने के लिए पैदा हुई है। सिस्टम के खिलाफ संघर्ष। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से आए जेन अल्फा के क्रांतिकारी वीडियो ने सरकार सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। अगर हम पूरे भारत में चल रहे छात्र आंदोलन को गहराई से समझें तो यह किसी राजनीतिक दल की शय पर नहीं हो रहा है। इसके पीछे भारत के स्कूली तंत्र का वो दर्द है जिसे सालों से छुपाया जा रहा था। देश भर में जेन अल्फा मुख्य रूप से इन 5 बड़े मुद्दों को लेकर सड़कों पर है। टपकती छतें, गिरता प्लास्टर, पीने के पानी और शौचालयों की कमी। स्कूलों में टीचरों की भारी कमी, स्वीकृत पद होने के बावजूद स्थायी शिक्षकों की बहाली न होना और पढ़ाई का ठप रहना।
दूर दराज के सरकारी स्कूलों को कम छात्र संख्या के नाम पर बंद करना, जिससे गरीब बच्चों से शिक्षा का अधिकार छिन रहा है। बस ऑपरेटर्स की मनमानी, किराया बढ़ोतरी और छात्रों के लिए सुरक्षित ट्रांसपोर्ट का न होना। एक तरफ एआई और टेक स्मार्ट पढ़ाई की बातें, तो दूसरी तरफ बुनियादी ब्लैक बोर्ड और बेंच का भी ना होना। ये जैन अल्फा है जो अपनी शिक्षा के हक में खड़ी है। स्कूल की टूटी पट्टियां, जर्जर भवन और हर पल हादसे का खतरा। क्या किसी बच्चे की जान जाने का इंतजार किया जा रहा है? ये राजस्थान की बच्चियां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थानागाजी अलवर की हैं और बुलंद हौसलों के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। अलवर का यह आंदोलन पूरे राजस्थान के शिक्षा विभाग के लिए एक चेतावनी है। अगर समय रहते बदहाल स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं हुआ तो राजस्थान के कोने कोने से जैन अल्फा सड़कों पर उतरकर अपना हक मांगना जानती है। अगर आपके पास जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या? एक भी कमरा नहीं है। जरा मध्य प्रदेश के विदिशा में जैन अल्फा के आंदोलन की ये तस्वीरें देखिए। मध्य प्रदेश के विदिशा के सिरोंज में 15 रुपए के किराए से शुरू हुआ आत्मसम्मान का आंदोलन पूरे सिस्टम को हिला चुका है। यहाँ के शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं रोज आसपास के गांवों से बस में सफर करके पढ़ने आती थीं। अचानक बस संचालकों ने एक तरफा फरमान जारी किया कि अब 10 नहीं 25 रुपए किराया लगेगा। गांव के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की बेटियों के लिए रोज का यह अतिरिक्त किराया कोई छोटी बात नहीं थी। ऑपरेटर्स ने सोचा होगा कि देहात की लड़कियां हैं, डर कर चुप बैठ जाएंगी या स्कूल आना छोड़ देंगी, लेकिन सिरोंज के बस स्टैंड पर जो हुआ उसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में आज जैन अल्फा का वो रूप देखने को मिला जिसने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। सैकड़ों की संख्या में छात्राएं सीधे उज्जैन कलेक्ट्रेट जा पहुंची और दफ्तर का घेराव कर दिया। मासूम चेहरों पर न डर था न कोई झिझक। एक ही जिद और एक ही नारा था, जब तक कलेक्टर साहब खुद आकर बात नहीं करेंगे हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। आक्रोश की वजह है शासन का वो तुगलकी फरमान जिसमें शहर के पुराने शासकीय स्कूल को दूर किसी नई इमारत में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। छात्राओं का कहना है कि नए भवन की दूरी बहुत ज्यादा है, जिसके लिए उन्हें रोज आना जाना न सिर्फ मुश्किल होगा बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक है। बिना परिजनों और छात्राओं से राय लिए अचानक स्कूल बदलने के इस फैसले पर इन बेटियों का गुस्सा फूट पड़ा। ये तो उनके लिए शर्म की बात है ना, बच्चों को बेटी है, मैं मुंह उतार के कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। हमारा श्वास पे हम फिर भी आए, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है, हम रात को दवाई लेके आए, कोई सुन ही नहीं रहा है। थोड़ा शर्म करनी चाहिए यार। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कन्नौज, फतेहपुर, हमीरपुर में जैन अल्फा की क्रांति ने हैरान कर रखा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा इलाके के बुद्धेश्वर मोहन रोड की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। स्कूल में विषयवार शिक्षकों की भारी कमी और बुनियादी सुविधाओं की बदहाली को लेकर छात्रों ने हंगामा कर दिया है। छात्रों का कहना था, हमें परीक्षा देनी है लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है। कागजों में शिक्षक तैनात हैं, बच्चों के हाथ में लिखे पोस्टर्स में लिखा है, हमें शिक्षक दो, हमारा भविष्य मत बिगाड़ो। बात इतनी बढ़ गई कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण को, जो उसी रूट से गुजर रहे थे, अपना काफिला रोकना पड़ा। उन्हें गाड़ियों से उतरकर बच्चों के साथ सड़क पर बैठना पड़ा और 2 घंटे तक स्कूल हॉल में बैठक करके शिक्षकों के खाली पदों पर तुरंत गेस्ट फैकल्टी लाने का आश्वासन देना पड़ा। लेकिन कहानी सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से यही आवाजें आ रही हैं। कन्नौज, यहाँ भी सर्वोदय और सरकारी स्कूलों के छात्र शिक्षकों की कमी के खिलाफ लामबंद हैं।
फतेहपुर में टूटी बेंचों, कीचड़ से भरे मैदान और पीने के पानी की किल्लत के खिलाफ प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के बच्चों ने ताला जड़ दिया। वहीं हमीरपुर में जर्जर स्कूल भवनों और छत से गिरते प्लास्टर के डर से बच्चों ने क्लास का बहिष्कार कर दिया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद अब पंजाब के रण में भी जैन अल्फा और युवा छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। रंगला पंजाब के दावे करने वाली व्यवस्था के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव और शिक्षकों के खाली पड़े पदों को लेकर यह नया छात्र आंदोलन अब प्रशासनिक हलकों में चर्चा का केंद्र बन गया है। यही हाल बिहार के ग्रामीण अंचलों का भी है, जहां एक तरफ बड़े शहरों में डिजिटल क्लासरूम के विज्ञापन चमकाए जाते हैं, वहीं बिहार के कस्बों और गांवों के सरकारी स्कूलों में शौचालयों की बदहाली और पीने के साफ पानी का न होना सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। विशेषकर छात्राओं ने अब खामोशी तोड़ दी है। वे खुद अपने फोन से वीडियो बना रही हैं, सोशल मीडिया पर टैग कर रही हैं और अधिकारियों को जवाब देने पर मजबूर कर रही हैं। देवभूमि उत्तराखंड के खटीमा के ऊधम सिंह नगर में जैन अल्फा की गूंज ने सीधे शासन को हिला दिया है। एकलव्य आवासीय विद्यालय के 400 से अधिक जनजातीय छात्रों ने सड़ा हुआ राशन, दूषित पानी और बदहाल शौचालयों के खिलाफ 3 दिनों का उग्र धरना दिया। मामला इतना बढ़ा कि मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान लेकर प्रधानाचार्य को तुरंत पद से हटाना पड़ा है। लाइट जैसे लाइट वगैरह नहीं आती है और यहाँ पे बेंच नहीं है, एक तो बेंच नहीं है तो बच्चे कैसे काम करेंगे? घुटनों में रखकर काम करते हैं बच्चे और उनमें कहती है मैम, सर कहते हैं सीधे बैठो। ये कि जो भी हम बोल रहे हैं उसकी जो सुविधाएं हमें चाहिए वो हमें सुविधाएं दें। साल 2010 से 2024 के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों को जनरेशन अल्फा का नाम दिया गया है। ये इंसानी इतिहास की पहली ऐसी पीढ़ी मानी जा रही है जिसका जन्म पूरी तरह से इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधुनिक दौर में हुआ है। पीएम मोदी ने भी 15 अगस्त को लाल किले से जेन जी के साथ साथ जैन अल्फा को भी भारत के भविष्य की जबरदस्त ताकत बताया है। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। अगर भारतीय आबादी के लिहाज से देखें तो जैन अल्फा का आकार बहुत बड़ा है। देश में इस पीढ़ी के बच्चों की अनुमानित संख्या 32.7 करोड़ से लेकर 41.7 करोड़ के बीच है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत की पूरी आबादी का लगभग 27% हिस्सा केवल इसी उम्र वर्ग का है। आंकड़े बताते हैं कि 0 से 17 साल की उम्र वाले बच्चों की बदौलत भारत लंबे समय तक सबसे युवा आबादी वाला देश बना रहेगा। भारत के कानूनी नियमों के अनुसार वोट डालने की न्यूनतम उम्र 18 साल तय है। इस नियम के हिसाब से जैन अल्फा के बच्चे साल 2028 से 2042 के बीच वोटर बनने के योग्य होंगे। इस पीढ़ी के सबसे बड़े बच्चे जिनका जन्म 2010-2011 में हुआ था, वे साल 2028-2029 तक 18 साल के हो जाएंगे। यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में इनका एक छोटा हिस्सा पहली बार मतदान करेगा। वहीं 2024 में पैदा हुए सबसे छोटे बच्चे साल 2042 में जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस तरह 2035 के बाद के चुनाव में इस पीढ़ी की सबसे बड़ी भागीदारी देखने को मिलेगी। हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का
अभियान चलाया जाएगा, बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। जेन ज़ी और जेन अल्फा पर राजनीति करने वाले भी आड़े हाथ लिए जा रहे हैं। ये वीडियो आप नेता संजय सिंह और एक बच्चे अर्श का है, जिसमें बच्चा अर्श संजय सिंह को आरएसएस के मुद्दे पर ऐसा जवाब देता है कि संजय सिंह भी सकते में आ जाते हैं। आपको जहाँ से शिक्षा मिली है वो तो आरएसएस वाले दिए हैं आपको। आरएसएस का स्कूल था वो। आरएसएस के स्कूल में तो पढ़ने में क्या दिक्कत है? आरएसएस का स्कूल नहीं है वो। लेकिन अगर जहाँ तक सर उसमें मुस्लिम बच्चे भी मेरे साथ पढ़ते थे शिशु मंदिर में। शिशु मंदिर में? हाँ। कुल मिलाकर भारत में जेन ज़ी क्रांति के साथ साथ जेन अल्फा की क्रांति भी तेज हो चुकी है और ताकत को सरकार से लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अच्छे से पहचानना शुरू कर दिया है। जब से संसद का सत्र खत्म हुआ है तब से सबका फोकस यूपी पर है, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई यूपी में ही होनी है। करीब 6 महीने में ही चुनाव हो सकते हैं। यूपी में ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है, जो अखिलेश और राहुल के मुस्लिम वोट बैंक में सीधे सीधे सेंध लगाने को तैयार बैठे हैं। बिहार में इंडी गठबंधन वालों का गेम बिगाड़ने के बाद ओवैसी की यूपी में एंट्री को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए आप देखिए कि राम मंदिर पर सियासत करते करते समाजवादी पार्टी को ओवैसी को देखते ही मुस्लिम वोट बैंक की याद आने लगी। समाजवादी पार्टी ने आजम खान का नाम फिर से लेना शुरू कर दिया है। शिवपाल यादव तो उन्हें पहले ही यूपी का अगला गृह मंत्री घोषित कर रहे हैं। उधर योगी आदित्यनाथ का फंडा क्लियर है कि बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। यूपी की पॉलिटिक्स में क्या गजब का माहौल बन गया है, अब जरा इस पर रिपोर्ट देखिए। बटे थे इसलिए कटे थे। उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य जहां का चुनाव सिर्फ सरकार नहीं बदलता, चुनाव ये भी तय करता है कि देश की राजनीति की अगली दिशा क्या होगी। 403 विधानसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटें और करीब 25 करोड़ की आबादी वाला ये प्रदेश अब 2027 के चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। चुनाव में महज 6 महीने बचे हैं और सभी पार्टियों ने अपने अपने सियासी पत्ते फेंटने शुरू कर दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में मुद्दा क्या होगा? योगी का काम, मोदी का चेहरा, अखिलेश का पीडीए, जातीय गणित, मुस्लिम वोट बैंक, रोजगार, कानून व्यवस्था या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बदली हुई सामाजिक गोलबंदी। आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। ये डबल इंजन की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के आपके वर्तमान को भी सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। क्योंकि 2022 में बीजेपी ने अकेले 255 सीटें जीती थीं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी ने ऐसा जनादेश दिया जिसने विपक्ष को नहीं उम्मीद दी। एसपी 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, बीजेपी 33 पर आ गई, कांग्रेस को 6 सीटें मिली और बीएसपी इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह के निधन के बाद 0 पर सिमट गई। अब यही सवाल 2027 की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। क्या 2024 सिर्फ लोकसभा चुनाव का अपवाद था या यूपी की राजनीति में सचमुच कोई बड़ा सामाजिक बदलाव हो चुका है? क्योंकि 2022 से 2024 के बीच 2 साल में उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मूड बदला। लेकिन यह समझना जरूरी है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक जैसा नहीं होता। लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं, विधानसभा में स्थानीय उम्मीदवार, जातीय समीकरण,
क्षेत्रीय नेतृत्व, कानून व्यवस्था, रोजगार और सरकार के रोजमर्रा के काम का असर ज्यादा हो सकता है। इसीलिए 2024 को सीधे 2027 का रिजल्ट मान लेना राजनीतिक गणित की सबसे बड़ी गलती होगी। यही वजह है कि यूपी की सियासी पार्टियों ने अपने अपने एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। तो पीडीए है क्या? हर बार पीडीए का परिभाषा बदल दे रहे हैं। अभी पीडीए को पंडित से जोड़ दिए, कभी कहेंगे कि पताल धरती आकाश सब पीडीए। तो अब पीडीए है क्या? पहले वो खुदे कंफ्यूज है, अभी वो खुदे कंफ्यूज है कि पीडीए है क्या। अभी तक क्या कहते थे, अभी आप देखे होंगे कि ब्राह्मण सम्मेलन में क्या बोले कि पीडीए क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश देश की राजनीति की वो प्रयोगशाला जहां सिर्फ चुनाव नहीं लड़े जाते बल्कि देश की राजनीति का फॉर्मूला तैयार होता है। और अब नजर 2027 पर है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो राजनीतिक संदेश, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। दूसरी तरफ विपक्ष की रणनीति, मुस्लिम वोट को एकजुट रखने की कोशिश, जिसमें सपा और कांग्रेस लगे हुए हैं, जबकि AIMIM मुस्लिम वोट की राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश में है। तो सवाल यह है कि क्या 2027 में राष्ट्रवाद बनाम मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण का चुनाव बनने जा रहा है, या फिर तस्वीर इससे कहीं ज्यादा बड़ी है? क्योंकि यूपी में सिर्फ धर्म नहीं, जाति भी है, दलित वोट है, ओबीसी वोट है, यादव वोट है, अति पिछड़ा वोट है, महिला वोट है, युवा वोट है, लाभार्थी वोट भी है। मुलायम सिंह यादव के जमाने से समाजवादी पार्टी को MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण वाली पार्टी समझा जाता था, लेकिन सपा की कमान मिलने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति को PDA के आसपास खड़ा किया। यानी अखिलेश यादव ने अपनी सियासी जमीन बढ़ाने के लिए नया राजनीतिक फॉर्मूला गढ़ा। ये फॉर्मूला है P यानी पिछड़ा, D यानी दलित, A यानी अल्पसंख्यक। लेकिन 2027 आते आते PDA में एक नया P भी सुनाई देने लगा है, पंडित। अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को भी PDA के दायरे में शामिल करने की बात कही है। यानी SP की कोशिश साफ है, पुराने यादव मुस्लिम आधार से आगे निकलकर एक बड़ा सामाजिक गठबंधन तैयार करना। PDA को वोट में बदल पाएंगे अखिलेश यादव के सामने तस्वीर दिलचस्प है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी का रिजल्ट पिछले चुनाव से बेहतर क्या हुआ, पार्टी के नेता ये मानकर चलने लगे कि बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन एक सच ये भी है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव का मूड बिल्कुल अलग होता है। यूपी विधानसभा में 403 सीटें हैं, अलग अलग क्षेत्र, और हर क्षेत्र, हर सीट की सामाजिक संरचना अलग है। पश्चिमी यूपी अलग, पूर्वांचल अलग, अवध अलग, बुंदेलखंड अलग, रोहिलखंड अलग। इसीलिए PDA का नारा हर सीट पर एक जैसा काम करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी को अपने परंपरागत यादव वोट तो मजबूत रखना है, साथ ही गैर यादव OBC को भी जोड़ना है, दलितों को भी जोड़ना है, वहीं अल्पसंख्यक वोट को भी बनाए रखना है, और अब ब्राह्मणों को भी संदेश देना है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासी पार्टियां सियासी गुणा गणित बिठाने में जुट गई हैं। संसद सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी ने मंदिर मुद्दे पर खूब सियासी नाटक नौटंकी की। पप्पू यादव के संसद परिसर के सियासी ड्रामे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपने खास वोट बैंक को खास मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन यूपी में ओवैसी की एंट्री ने पूरा गेम प्लान ही बदल दिया। ओवैसी ने 2025 बिहार चुनाव में जैसे आरजेडी को गठबंधन का ऑफर दिया था, वैसे ही 2027 के यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन की इच्छा जताकर अपनी सियासी चाल चल दी है। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं। चुनाव खत्म होने के बाद हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए।
तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता। चलो मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? दरअसल AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश और राहुल के मुस्लिम वोट बैंक में सीधे सीधे सेंध लगाने को तैयार बैठे हैं। बिहार में इंडी वालों का गेम बिगाड़ने के बाद ओवैसी की यूपी में एंट्री को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसीलिए आप देखिए कि राम मंदिर पर सियासत करते करते समाजवादी पार्टी को ओवैसी को देखते ही अपने मुस्लिम वोट बैंक की याद आने लगी। समाजवादी पार्टी ने आजम खान का नाम फिर से लेना शुरू कर दिया। पहले शिवपाल यादव ने सीतापुर जेल में आजम खान से भेंट की और फिर शिवपाल ने आजम खान को यूपी का अगला गृह मंत्री बता दिया। तो इसलिए इनको आपकी बात हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है। बिल्कुल बनेगा। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। बीजेपी ने सपा के इन कदमों को पूरी तरह तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा हमेशा से चुनावी फायदे के लिए अल्पसंख्यकों को बरगलाती रही है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को अगर नहीं मालूम है तो आप खबर दे दीजिएगा कि अभी तो काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग के बाद पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले वहाँ हैं, और अगर उनके परिवार में सब लठैत हैं तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर पढ़ने वाले होंगे तो उनके परिवार से भी लोग पढ़ेंगे। मतलब ये कि एक तरफ समाजवादी पार्टी ने फिर से मुस्लिम वोट की तरफ देखना शुरू कर दिया है, तो दूसरी ओर राम मंदिर को मुद्दा बनाकर माहौल बनाने में लगी है। यूपी में मुस्लिम वोटरों के लिए ओवैसी हाथ पैर मार रहे हैं और इसी में वो अतीक जैसे माफिया के खानदान का भी सहारा लेने से नहीं हिचक रहे। वही अतीक जो कभी समाजवादी पार्टी के खास हुआ करते थे। मतलब साफ है कि ओवैसी बिहार की तरह यूपी में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, जिसकी चिंता अभी से समाजवादी पार्टी को सताने लगी है। किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चल करके आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। पीडीए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और अभी बीजेपी को हराया भी हम लोगों ने। अभी जो गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम सब लोग हैं, अभी तो बीजेपी को हराया और कितनी महत्वपूर्ण सीटें हराई हैं। तो पीडीए का साथ और सामाजिक न्याय के स्थापना की बात लगातार हम लोग करते रहेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे। मतलब साफ है कि 2027 में भी विपक्षी पार्टियां जाति और धार्मिक तुष्टीकरण वाली राजनीति से आगे नहीं बढ़ पाई हैं। लेकिन एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां जातीय समीकरण साध रही हैं, जातियों को लुभाने में जुटी हैं, अपनी अपनी जाति के वोट बैंक को साधने में जुटी हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने चुनाव का रुख ही मोड़ दिया, बाजी पलट दी, ऐसी बिसात बिछा दी कि पूरा चुनाव ही राष्ट्रवाद पर फोकस हो गया। यूपी की पॉलिटिक्स में एक तरफ जातियों की गिनती, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की हुंकार, एक तरफ वोट बैंक का गणित, दूसरी तरफ भारत की पहचान का मुद्दा। और इसी टकराव के बीच उत्तर प्रदेश की 2027 की चुनावी पटकथा लिखी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रवाद को लेकर लगातार कई बड़े संदेश दिए। एक भारतीय के रूप में मुझे भारतीय होने में गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, ये मेरी पहचान होनी चाहिए। और मेरी पहचान होगी मजबूत भारत, सुरक्षित भारत। अगर कोई मेरी देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा, और कोई भी है, तो इससे पहले कि हमारा सुरक्षा का जवान उससे निपटे, हमें स्वयं उससे निपटने की तैयारी करनी चाहिए। सीएम योगी ने साफ कहा कि भारत की मजबूती उसकी एकता में है, और जब समाज जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बढ़ता है तो भारत को कमजोर करने वाली ताकतों को मौका मिलता है। यानी मुख्यमंत्री का संदेश साफ है, चुनाव की राजनीति जातीय पहचान के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पहचान के इर्द गिर्द होनी चाहिए। हमारे पास न बल की कमी थी, न बुद्धि की कमी थी, न वैभव की कमी थी, फिर कमी क्या थी? दो कारणों से यह देश गुलाम हुआ था। एक,
आपसी अंतर विरोधों के कारण, आपसी अंतर विरोध, जाति, क्षेत्र, भाषा, इन वादों में विभाजन, यही हमारा अंतर विरोध एक था। यहीं से यूपी की चुनावी लड़ाई का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या 2027 में जाति की राजनीति के सामने राष्ट्रवाद सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनने जा रहा है? क्योंकि एक तरफ सीएम योगी ने चुनाव के रुख को राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ा है, तो विपक्ष अभी भी जाति पर अड़ा है। पाठशाला में अब अगला अध्याय। कुत्तों को लेकर पिछले दो तीन साल से लगातार बहस चल रही है, हंगामा हो रहा है। डॉग बाइट के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी तय कर दी, लेकिन उसके बाद भी बड़ा बदलाव तो हुआ नहीं। आज की हालत देखिए, आज भी कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिटबुल जैसे खतरनाक डॉग इंसानों पर अटैक कर रहे हैं। पंजाब में एक पिटबुल ने एक पति पत्नी पर ऐसा हमला किया जिसकी तस्वीरें लोगों को डरा दे रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में तो कुत्तों के आतंक की वजह से स्कूल तक बंद करने पड़े। आप खुद रिपोर्ट देखिए। सड़क से लेकर सोसाइटीज तक कुत्तों का आतंक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नियमों का पालन नहीं। क्या डॉग लवर्स के जुनून की कीमत चुका रहे हैं आम लोग? शहरों की गलियों से लेकर कॉलोनियों, पार्कों, स्कूलों और यहां तक कि घरों के बाहर तक कुत्तों के हमले का खतरा अब लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। कभी आवारा कुत्तों का झुंड लोगों को घेर लेता है, कभी किसी बच्चे या बुजुर्ग पर हमला हो जाता है, और कभी घर में पाला गया अग्रेसिव डॉग ही अपने मालिक या किसी दूसरे इंसान के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने एक बार फिर इस बहस को तेज कर दिया है कि आखिर इंसान और जानवर के बीच सुरक्षा और संतुलन की जिम्मेदारी किसकी है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद अगर लोगों को अपने ही मोहल्ले, सड़क और स्कूल के बाहर कुत्तों के हमलों का डर सता रहा है, तो सवाल सिर्फ डॉग बाइट का नहीं, उस सिस्टम की जवाबदेही का है जिसे ऐसे हमले रोकने की जिम्मेदारी खुद सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी थी। बीएचयू में 11 साल के बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला। बच्चे के सिर और चेहरे पर आए 50 टांके। वाराणसी के बीएचयू कैंपस में 11 साल का बच्चा अपने परिवार के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकला था, लेकिन वापस लौटते वक्त एक प्रोफेसर के पालतू कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। हमला इतना खतरनाक था कि 3 घंटे तक चले ऑपरेशन में बच्चे के सिर और चेहरे पर 50 टांके लगाने पड़े। जिस कैंपस को सुरक्षित जगह माना जाता है, उसी कैंपस में एक बच्चा कुत्ते के हमले का शिकार हो गया। जैसे बच्चा घर की ओर मुड़ा और जितने में उस पे जो किसी कुत्ते ने अटैक कर लिया। मैंने प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देखा, मैं बड़े वाले बेटे के पीछे पीछे भागता हुआ उसको लेके घर पहुंचा। घर जाने पे मुझे जानकारी हुई कि मेरे बेटे को कुत्ते ने अटैक कर लिया है। वो बच्चा लेटा हुआ था, ठीक ब्लड गिर रहा था। हम लोग 2 लोग थे, हम लोग गए बच्चे को देख करके। हमने सोचा कि बच्चे को पहले हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। जी चलिए जी। ठीक है, तो हमारे जो साथी थे उनको हम छोड़ दिए। एक लोग इसी इमरजेंसी में तो वो भी स्टाफ था, वो उनकी स्कूटी से हम बच्चे को पकड़ कर यहाँ लेकर तमाशा। महाराष्ट्र में कुत्तों के हमले के कई मामले। वाशिम, कल्याण और पुणे से आई खतरनाक तस्वीरें। महाराष्ट्र के वाशिम की तस्वीर देखिए। करंजा इलाके में एक फल विक्रेता सड़क किनारे अपना काम कर रहा था, तभी एक आवारा कुत्ता अचानक उस पर टूट पड़ा। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में दिखता है कि कुत्ता फल विक्रेता को लगातार काटने की कोशिश करता है और वो खुद को बचाने के लिए संघर्ष करता नजर आता है। इसी तरह डंडे की मदद से उसने कुत्ते को दूर किया, लेकिन तब तक वो बुरी तरह घायल हो चुका था। सोचिए,
सुबह घर से निकलकर रोजी रोटी कमाने वाला एक आम आदमी शायद ये सोच भी नहीं सकता कि आज उसे अपना ठेला या अपना सामान नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और वो भी कुत्तों से। महाराष्ट्र के कल्याण से आई खबर ने तो डॉग बाइट क्राइसिस की भयावह तस्वीर सामने रख दी। खड़कपड़ा इलाके में एक आवारा कुत्ते ने इलाके में खौफ का ऐसा नंगा नाच किया कि 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल जाना पड़ा। कल्याण से आई इस खबर में दावा किया गया कि इस आवारा कुत्ते ने महज 7 घंटे के भीतर ही 130 लोगों को अपना शिकार बनाया। कल्याण के रुक्मिणीबाई अस्पताल के रिकॉर्ड में भी एक ही दिन में 58 डॉग बाइट पेशेंट्स के नाम दर्ज होने की बात सामने आई। जितने पे डॉग बाइट के केसेस आए हैं रजिस्टर में हमारे पास 48 का एंट्री है, और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिर्फ 48 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, बाकी के केसेस प्राइवेट में गए होंगे। कल्याण वेस्ट साइड के ज्यादा पेशेंट्स हैं। पुणे की पिंपरी चिंचवड़ से भी कुत्तों के आतंक की एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहां 4 साल की मासूम बच्ची पर 5 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्ची को पूरी तरह से नोच डाला और शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें आई है। हमले के बाद बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटियाला में पालतू पिटबुल ने खेला खूनी खेल। किराए के लिए घर देखने गए कपल पर किया जानलेवा हमला। पंजाब के पटियाला में घर देखने गए एक दंपत्ति पर पिटबुल ने अचानक हमला कर दिया। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें बताती है कि कुत्ता किस तरह से दोनों पर टूट पड़ा। महिला को गंभीर चोटें आई और उसे सर्जरी तक करानी पड़ी। यानी खतरा सिर्फ सड़क पर घूमते आवारा कुत्तों का नहीं है, गलत तरीके से पाले जा रहे अग्रेसिव पेट डॉग्स भी अब लोगों की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। ऐसे में सवाल सीधा है, अगर किसी को पता है कि उसका पालतू कुत्ता अग्रेसिव है तो उसकी पब्लिक सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? मेरे पूरे शरीर ते टक है जी, मेरे बैक ते, मेरी लैग्स ते। मेरी वाइफ दी सर्जरी हुई है जी, ते उन्हां दे बाजू दी सर्जरी है जी, लैग्स ते भी उन्हां दे थाइस ते खासा नुकसान है, दोनों बाजुओं दा नुकसान है जी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आवारा कुत्तों का आतंक। कुत्तों के डर से स्कूल तक बंद किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी के कोटरंका इलाके में आवारा और संदिग्ध रेबीज वाले कुत्तों के आतंक ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। पाठशाला की इस वीकेंड स्पेशल क्लास में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।